नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तर आधुनिकवाद पर जाक देरिडा के विचार। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर आधुनिकवाद का मतलब होता है कोई ऐसी परंपरा, कोई भी ऐसी व्यवस्था, कोई भी ऐसा लेखन, ग्रंथ, धर्म, भाषा या महाकथा, ठीक है, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास ना करना। और ये जितने भी विचारक हैं 20वीं शताब्दी के ही हैं, ठीक है, जो ये कहते हैं कि आज हमारे समय में क्या चीज़ उपयोगी है, हम उस पर विचार करेंगे, ठीक है। तो उसमें से उत्तर आधुनिकवाद के अंदर एक विचारक आते हैं जाक देरिडा, जिनकी अच्छी एक लेखन है डीकंस्ट्रक्शंस। तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना, इसका नाम है, कभी ये टॉपिक आए तो इसको ज़रूर लिख देना। इसमें बताया गया है कि कोई भी लेखन, कोई भी भाषा, कोई भी सत्य या संरचना परंपरा पूरी तरीके से सही नहीं होती हैं, क्योंकि कोई भी अगर ग्रंथ लिखा गया है तो उस समय के जो शासक हैं या जो भी हैं, ठीक है, वो किस स्थिति में, किस मानसिक स्थिति में, क्या उनका बेनिफिट है इस चीज़ को लिखवाने के लिए। क्योंकि कोई भी ग्रंथ लिखा जाएगा, कोई भी अपने बारे में राजा कथा लिखवाएगा तो हमेशा अपनी बेस्ट साइड ही दिखाएगा। ये हमेशा ह्यूमन नेचर ही है। अगर हम आज के टाइम पर अगर इस चीज़ को एग्जांपल के तौर पे देखें, हम इंस्टाग्राम की बात कर सकते हैं, ठीक है। हमें से जितने भी लोग हैं अपनी जो फ़ोटो पोस्ट करते हैं, ठीक है, हमेशा अपनी फ़ोटोज़ का बेस्ट वर्जन ही पोस्ट करते हैं, ठीक है, कि हाँ, कभी भी हम अपना नेगेटिव साइड नहीं दिखाएंगे कि हम कितना स्ट्रगल किया या फिर हम कितने बैड हैं, जो भी हमारी जो बुरी आदतें हैं वो साइड हम कभी शो नहीं करते, हमेशा अपनी बेस्ट साइड ही दिखाएंगे। उसी हिसाब से इसमें बताया गया कि कोई भी ग्रंथ है, टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है, या उसको जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने फ़ायदे के अनुसार से उसको पेश किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे चल के हम पढ़ते हैं, सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो पहला है हमारा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट तो आप सभी को पता होता है, कोई लिखित डॉक्यूमेंट। ये कोई नकारात्मक विधि नहीं, बल्कि पाठ या टेक्स्ट या विचारों की गहराई से जांच करने की एक पद्धति, एक तरीका है अपनी बात रखने का। यह दिखाना कि कोई भी विचार पूरी तरह स्थिर या स्पष्ट या अंतिम नहीं होता। अगर किसी ने कोई बात लिख दी है तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरीके से सही भी हो। हर विचार, हर पार्ट में अंतर्विरोधी छुपा होता है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई डिबेट्स होता ही है। हम जो अर्थ निकालते हैं वह स्थायी नहीं होता, बल्कि संदर्भ और पाठक के अनुसार बदलता रहता है। किसी ने मान लो किसी का कोई ग्रंथ पढ़ लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम बुक्स की बात करें, अब कोई कहेगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल संविधान सभी ने पढ़ा है, संविधान की परिभाषा किसी से पूछी जाए तो कोई कहेगा एक लिखित दस्तावेज है जिसके नियम कानून सब मानते हैं, ठीक है। अब कोई कहेगा संविधान क्या है, कि एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें नियमों के अनुसार एक देश को संचालित किया जाता है, ठीक है। दोनों डेफिनेशन सही हैं, दोनों में गलत नहीं है, ठीक है। अब ये समझने के ऊपर है कि कोई किसी बात का अर्थ किस तरीके से ले रहा है। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात लिखी, अब सुनने वाले दो थे, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी नेता ने एक्सप्लेन किया कि समाज में दो वर्ग हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, जिनको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि भाई समाज में किसी को भी, उनका कहने का अर्थ क्या है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को अलग तरीके से नहीं रहना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो जनता होगी वो समझने वाली क्या सोचेगी, अच्छा ये दो समूह की बात कर रहा है, महिलाओं की, दलितों की, इनका तो बात ही नहीं करी, जो पिछड़े लोग हैं जाति के जाति अंदर निकाल देंगे, उनकी तो बात ही नहीं हो रही, हमारी भौगोलिक इच्छाओं की तो बात ही नहीं हो रही, तो उसमें क्या हो जाए, अर्थ अलग निकाल लेंगे। लेकिन एंड टाइम क्या अर्थ निकल रहा है कि भाई सब लोग मिलजुल के रहें, यानी हर कोई व्यक्ति एक शब्द का अलग मतलब निकाल सकता है। कोई मूवी देखेगा तो वो उस मूवी को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेगा, उसको उस मूवी के अंदर क्या चीज़ ट्रिगर पॉइंट लगी वो उसको बताएगा। वही दूसरा दोस्त कोई मूवी को देखेगा तो उसके हिसाब से जो उसको बेस्ट सीन लगी वो एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। यानी कि हम जो अर्थ निकालते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वही अंतिम सत्य हो। अगर हम इसका अभी एग्जांपल दें, अगर आप ये लोग वीडियोस देख रहे हो, जो इसके अंदर लिखा है ज़रूरी थोड़ी है कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख के आ जाओगे, कुछ ना कुछ चीज़ें अपने हिसाब से भी ऐड करोगे, ठीक है।
अगर 10 लोग वीडियोस देख रहे हैं तो हो सकता है 10 में से 9 लोग ऐसे होंगे जो पढ़ेंगे और अपनी बात को मतलब समझ लिया टॉपिक में लिखना क्या है तो उसी हिसाब से वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप सबको समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ पूरी तरीके से स्थायी नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि उसे समझ कौन रहा है और लिख कौन रहा है और एक्सप्लेन कौन कर रहा है। ठीक है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल लेता है और उसको उस हिसाब से समाज में रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई ग्रंथ कहता है कि पुरुष साहसी होते हैं तो ये डिस्ट्रक्शन यानी ये टेक्स्ट पूछ देगा ये साहस का मतलब क्या भाई? क्या साहस महिला साहसी नहीं होती क्या? देखोगे तो लक्ष्मीबाई भी हैं, इतिहास पढ़ोगे तो। ये कथन किसी प्रतिसत्तात्मक की सोच का बता सकता है। ठीक है, पाठ के भीतर छिपे सत्ता संबंधों, पूर्वाग्रह और धारणाओं को उजागर करता है। ठीक है, अगर किसी ने लिख दिया साहसी वर्ड तो भाई सिर्फ पुरुष के लिए, तो मेंस के रिप्रेजेंट को ज़्यादा शो कर रहा है, तो महिलाओं को तो वो एक तरह से इग्नोर कर रहा है, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा है, अगर इस टॉपिक को थोड़ा 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है भाषा। भाषा में स्थायी अर्थ नहीं होता। ठीक है, अगर जैसे चुगली की हम बात करते हैं ना, अगर मेरे फ्रेंड ने मुझे कोई बात बताई, ठीक है, मैंने सुनी, अब मैंने यही बात किसी तीसरे को सुनाई, तो उसने मुझे 100% बताया, लेकिन हो सकता है मैंने 90% या 70% बताया हो। कोई मेन पॉइंट्स की बात करी, पूरी स्टोरी लाइन ना बता के सिर्फ समरी बताई। अब वो बात किसी तीसरे ने आगे बताएगा किसी को, तो वो मेन कॉन्टेक्स्ट ही बताएगा। यानी हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, कम होती जाती है। ओके, यानी कि पूरी बात सही नहीं, जिसके साथ घटना घटी है पहले उससे सुन लो, फिर समझ आएगा। शब्दों का अर्थ केवल शब्दकोश से नहीं निकलता, बल्कि वह दूसरे शब्दों से, संदर्भ से और पाठक की सोच से जुड़ा होता है। यानी कि सुन कौन रहा है और बोल कौन रहा है। सब न्याय का अर्थ सभी के लिए समान नहीं है। ठीक है, गरीब के लिए न्याय का अर्थ कुछ और होता है, अमीर के लिए कुछ और होता है, दलित, महिलाओं और आदिवासी के लिए अलग होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे वही कोई अगर व्यक्ति कोई न्याय मांगने गया है, ठीक है, अगर मान लो कोई किसी के ऊपर जुर्माना लगा दिया कि इसको बिना हेलमेट के पकड़ा गया था भाई 5,000 रुपये थे, अब पर्ची तो कट गई 5,000 की, अब भाई कोई पैसे वाला होगा तो 5,000 रुपये दे देगा, वही गरीब आदमी होगा। हाँ, न्याय सबके लिए इक्वल है, कुछ अलग नहीं है। हेलमेट नहीं पहनना वो गलत बात है, वो तो पेयरिंग करना चाहिए, लेकिन वो क्या कर सकता है, अदालत, लोग अदालत छोटी सी होती है, वहाँ जाके कह सकता है भाई बाप मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे से गलती हो गई है, आगे से मैं ये नहीं करूँगा, मैं इसका पालन करूँगा, प्लीज़ मेरा जो चालान है इसको कृपया करके कम कर लीजिए। जो भी ऐसी चीज़ें घटनाएं घट जाती तो इसको क्या हो, तो हर किसी के लिए क्या है, थोड़ा सा वो न्याय में छूट मांग सकता है। ओके, अब अमीर आदमी फॉर एग्जाम्पल, मेरे को भाई इंडस्ट्री बनानी है, मेरे को ज़मीन चाहिए, गरीब आदमी मुझे रोटी कपड़ा मकान दे दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसलिए कोई भी सब पूर्ण और अंतिम अर्थ नहीं दे सकता, हर व्यक्ति के अनुसार हर चीज़ का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे इस वीडियोस को बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, अब वो ये देख रहे होंगे, कुछ जो तैयारी कर रहे होंगे किसी बड़े एग्ज़ाम्स की, तो वो भी देख रहे होंगे, जिनको सिर्फ पास होना है और समझना भी है वो भी देख रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिसको सिर्फ अभी 5 मिनट के लिए देखनी है। समझ रहे हो ना, हर किसी की नीड्स अलग अलग है, तो वही इसके अंदर बताया गया है। लेखन वर्सेस भाषण, लिखना और उसको स्पीच करना, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। पारंपरिक विचारधारा भाषण और लेखन से बेहतर मानती है। दरिदा ने इस सोच को खारिज किया, उन्होंने कहा कि लेखन भी विचारों को व्यक्त करने का पूर्ण और सशक्त माध्यम है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक्सप्लेनेशन ही करी जाए, हम एक उसको रिटन डॉक्यूमेंट्स में दे सकते हैं जिसको बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई बंदा एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करेगा तो कुछ ना कुछ कम बढ़ती निकल सकती है। जैसे कोर्ट में भी आप देख सकते हो कि जब लोग अपनी बात बताते, घटनाएँ बताते हैं, तो उसके अंदर तोड़ मरोड़ दे देते हैं, चीज़ों का अर्थ बदल देते हैं, है ना। लेकिन इसलिए रिटर्न में मांगा जाता है रिटर्न डॉक्यूमेंट, ताकि कोई अपना चीज़ें नहीं बदल सके। लेखन के माध्यम से हम सत्ता, पहचान और विचारों की जटिलता को बेहतर से समझ सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, किसी के जीवन यापन पढ़नी हो, उसकी बायोग्राफी पढ़नी हो, तो उनके खुद के लिखे हुए लेखन भी हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं। ज़रूरी नहीं किसी ने उनके जो करीब का व्यक्ति हो उसी के बारे में सुन लिया, नहीं, जिन्होंने किताब लिखी है आप उनसे भी अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, इससे साहित्य, नारीवाद, जातिवाद, उत्तर औपनिवेशिकवाद अध्ययन में नई दिशा मिलती है। ठीक है,
इसमें जो टॉपिक है लेखन के तीसरे में सीधा सा मतलब यही बताया गया है कि स्पीच से अच्छा है रिटन डॉक्यूमेंट, जिसको अच्छे से अध्ययन करने में हमें सहायता मिलती है। ठीक है। सत्य और सत्ता का संबंध। देरिदा मानना था कि जो कुछ सत्य के रूप में स्थापित किया गया है वह वास्तव में सत्ताधारी द्वारा तय किया गया निर्माण है। यानी कि जो पावरफुल लोग हैं जिन्होंने जो भी चीज़ बता दी, जो ग्रंथ लिख दिया, वही सत्य है नहीं। अगर किसी ने कोई रिटन डॉक्यूमेंट, जैसे राजाओं की हमने पहले बात करी थी, वो हमेशा अपना बेस्ट साइड ही दिखाएंगे कि हम कितने अच्छे हैं, वही बताएंगे। लेकिन उन्होंने कितना हिंसक एक्टिविटी करी है अपना राज्य स्थापित करने के लिए, कितना विद्रोह किया है, कुछ अनुचित कार्य भी करें, उसको छुपाया जाता है। लेकिन पुराने इतिहासकार इतने अच्छे हैं कि वो भले रिटर्न में ना लिख पाए क्योंकि राजा के डर में, लेकिन कहीं ना कहीं इमेज के माध्यम से वो शो कर देते थे कि हाँ, सत्ता स्थापित करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ भी करी गई हैं। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ भी पता चलेगी। ओके। उन सत्यों को खोलता है और दिखाता है कि उनमें भी विरोध, अपूर्णता और राजनीति छुपी होती है। ओके। तो निष्कर्ष यही है, जाक देरिदा के उत्तर आधुनिक विचार हमें ये सिखाते हैं कि दुनिया को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हर विचार, हर भाषा और हर अर्थ को जटिलता होती है। ठीक है। जैसे गुजरात का भी प्लेन क्रैश हुआ तो सब अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी तथ्य, सब अपना अपना विचार प्रकट कर रहे थे, लेकिन सबने वेट किया कि अभी पहले ब्लैक बॉक्स आ जाए, सारी जानकारी उसके अंदर होती है, जो हमें एक रिटर्न में लिखित प्रूफ के तौर पे बता सकता है कि घटना क्यों घटी, है ना। हमें किसी एक सत्य या धारणा को अंतिम नहीं मान लेना चाहिए। भाषा, विचार, संस्कृति हमेशा खुलेपन और आलोचना और नए दृष्टिकोण को देखना चाहिए, और ऐसा होता भी है। डिकंस्ट्रक्शन एक चुनौती है और उन हर चीज़ों के लिए जिसे हमने अब तक निश्चित या सत्य माना हुआ था। ऑब्वियसली बात है, किसी ने कोई बात लिख दी कि हम क्यों माने भाई, ज़रूरी थोड़ी है। हम इसको एक्सप्लेन भी तो कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, या नया तरीका अपना भी तो सकते हैं। जैसे इलॉन मस्क का बताया था, किसी ने रिटर्न में लिख दिया कि हाँ भाई, ये जो फ्यूल वाले इंजन है दोबारा यूज़ नहीं बनाए जा सकते, लो इलॉन मस्क ने बना दी जा रहे। ठीक है। अब जैसे वहाँ पे क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो क्या कहते हैं, वो जो ग्रेविटी का किसने नियम बनाया था, गुरुत्वाकर्षण, उन्हें कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो नीचे भी आएगी। ठीक है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है आप स्पेस में चले जाओ या कहीं और कंट्री, दूसरे प्लेनेट पे जाओ, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के नियम ही बदल जाते हैं। ठीक है। यानी कि ज़रूरी नहीं जो सत्य हमने मान लिया वही सत्य है। स्थान, व्यवस्था, इन सब चीज़ों की बातें होती हैं, हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन उसे अंतिम सत्य भी नहीं कह सकते। कहने का अर्थ यही है। ठीक है। लोग कहते हैं कि मर जाते हैं लोग, सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज मान लो मैं हूँ, हम सब ने इतनी मेहनत करी, अगर मैं ये सोचूं कि क्या कमाना, क्या ले जाना, सब कुछ तो यहीं छोड़ जाना है, तो भाई मैंने तो आने वाली पीढ़ी के सारे रास्ते बंद कर दिए ना, तो ये तो गलत बात है। तो कमाना भी बहुत ज़रूरी है, जीना भी बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को मानना भी बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ यहीं रह जाना है, लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। अगर हम अच्छा कमाएंगे, बहुत कमाएंगे, और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे, तो उनके लिए, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना भविष्य का निर्माण करने में बहुत ज़्यादा क्या होगी, सहायता मिलेगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी के हक का अधिकार छीन के अपने पास रख लें, नहीं। मेहनत करके खूब कमाओ, दान करो, और अपने इतना कमाओ कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी इतना रिसोर्स आप तैयार करके रख दो कि ताकि वो जब अपना जीवन यापन करें, जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो उनको ये बेसिक नीड्स के लिए ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है। तो आई होप आपको मेरी आज की ये जो वीडियो है वो समझ आई होगी। अगली वीडियो में पढ़ेंगे मिशेल फूको के विचार।